गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 12 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं दोस्तों, आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ रहेंगी पहले वो देखेंगे। देखिए आज के बारे में आपको बता दूं, अगर आप आज का न्यूज़पेपर अगर ओपन करोगे ना तो आपको आर्टिकल बहुत ज़्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन एडिटोरियल आज बहुत अच्छे आए हैं। 2-3 आर्टिकल बहुत बढ़िया आए हैं, मुझे उनको चूज़ करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन बाद में मैंने MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, इस एडिटोरियल को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी नया और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एज़ कम्पेयर टू अदर आर्टिकल्स। तो इसको हम लोगों ने आज करेंगे। उसके अलावा फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ रहेंगी, आईएएस इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आलोक रंजन जी है, एक बहुत ही जाने मानी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो इन्होंने इन्होंने एक बुक लिखी है। बेसिकली उस बुक में से कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नीति आयोग का इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट इन ओडिशा, एक खास फॉरेस्ट के बारे में एक खास बात आपको बताऊंगा। WMD एक्ट का मतलब है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फाइनली इसको पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया गया है। ये लॉ क्या है, पहले इसके रिगार्डिंग हमारे पास कौन सा कानून हुआ करता था, नए कानून की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टर पुराना टॉपिक है, रिपीटेड है, लेकिन जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल नया टॉपिक होने वाला है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ है आज 4 MSMCQs हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किए हैं, वो थोड़ा देखेंगे। और एक क्वेश्चन जो है हम लोग मेंस के लिए भी लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? अपने एडिटोरियल वाले सेक्शन से, MSME सेक्टर से, और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं। तो ये रहेगा दोस्तों आज का पूरा ट्रेलर। लेकिन जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार आए हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया है। 30 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन गूगल फॉर्म भर के मिल जाएगी। डिस्काउंट का मुझे पक्का श्योर नहीं है, आप व्हाट्सएप नंबर करके पूछ सकते हो, क्योंकि 31 तक तो था, अभी है कि नहीं है आई डू नॉट नो। उसके अलावा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज सब आपको मिलेगा। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। एक बार चलते हैं आज दोस्तों फ्रंट पेज पे क्या क्या न्यूज़ है। देखिए फ्रंट पेज सबसे पहली न्यूज़ तो यही है, मोदी पुशेस फॉर द पीस एज शहबाज फ्लैग्स कश्मीर, इलेक्टेड अनअपोज्ड न्यू पाक PM रेजेस इशू ऑफ आर्टिकल 370। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के हर इलेक्शन, चाहे वो पंचायत इलेक्शन भी क्यों ना हो, वहाँ पे आर्टिकल 370 और कश्मीर का मुद्दा उठाया ही जाता है। जैसे इंडिया में इलेक्शन के टाइम में पाकिस्तान का नाम लेके वोट लिए जाते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी कश्मीर, आर्टिकल 370 ये सब बोल के वोट लिए जाते हैं। तो सभी नेता वहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं। तो शहबाज शरीफ नाम है इनका। इससे पहले जो वहाँ पे नवाज शरीफ हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, ये उनके ही एक्चुअली ब्रदर हैं और उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अभी इमरान खान तो नहीं रहे, तो उनकी जगह पे ये आ गए हैं। अब देखना रहेगा ये कितने दिन तक चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि वहाँ पे 5 साल के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर ने अपना मतलब टेन्योर पूरा किया हो। और वैसे भी अगर आप आर्मी से पंगा लोगे तो भाई आप ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं। इमरान खान को पहले आर्मी का पूरा सपोर्ट था, इसीलिए वो पावर में आए थे, और अभी थोड़ा सा उनका आर्मी के साथ अनबन हो गया था तो वो पावर से चले गए। क्योंकि पाकिस्तान के में रियल पावर किसके पास है किसी को नहीं पता। वहाँ पर मेन जो पावर है वो आर्मी के पास है, थोड़ी बहुत पावर है वो पॉलिटिकल क्लास के पास है, थोड़ी बहुत पावर है वहाँ पे जुडिशरी के पास है, और थोड़ी बहुत पावर वहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास भी है। तो कोई एक पावर सेंटर नहीं है पाकिस्तान में कि जिससे डील कर सके। और इसीलिए इंडिया को दिक्कत भी आती है कि भैया डील करें तो किससे करें, पॉलिटिकल क्लास से करें, आर्मी से करें, किससे करें। तो थोड़ी सी दिक्कतें तो हैं। हालांकि मोदी जी ने इनको बधाई दी है और कहा है कि शायद फ्यूचर में हमारे रिश्ते सुधरने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान ने कि जब तक कश्मीर के मसला हल नहीं होगा हम लोग इंडिया के साथ अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करेंगे। खैर जो रहेगा बाद में देखना रहेगा वो। तो यूक्रेन डोमिनेट्स मोदी बाइडेन टॉक्स, तो वर्चुअल मीटिंग की गई बेसिकली, क्योंकि 2+2 डायल करने से पहले देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये दोनों तो गए हुए हैं वॉशिंगटन के अंदर। ये देखिए साथ में कौन बैठे हैं, बाइडेन जी बैठे हैं। और लेकिन मोदी जी से इन्होंने देखिए यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हो रही है। तो यूक्रेन का मुद्दा बेसिकली इनके डिस्कशन के सेंटर में रहा। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हम लोगों ने बात किया, पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत बात किया, ज़्यादा नहीं किया।
खैर आगे जो 2+2 में जो डील वगैरह होगी वो थोड़ा देखना रहेगा, लेकिन अभी के लिए तो इतना कोई खास नहीं है। JNU क्लैश क्रॉस FIRs अगेंस्ट द ABVP। देखिए रामनवमी के दिन वहाँ पे दिक्कत हुआ था, कैंटीन में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड वहाँ पे एक साथ बनाया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि रामनवमी के दिन नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना चाहिए, जिससे दो ग्रुपों में आपस में क्लैश हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, और अभी दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। तो ये कोई खास हमारे लिए UPSC के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ये आप यहाँ पे देखिए, उड़ीसाज बर्बरा फॉरेस्ट सेट फॉर द इको टूरिज्म पुश। देखिए ये जो एशिया का सबसे बड़ा टीक और साल फॉरेस्ट है, कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ये आपको एक फैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, आप मुझे ये बताइए कि जो टीक है वो हार्डवुड है या सॉफ्टवुड है? एक तो सवाल ये हो गया। एक और सवाल अगर आपका मन करता है तो आपसे मैं पूछ सकता हूँ। एक सवाल आप मुझे ये बताइए कि जो टीक है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है या फिर डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है? ठीक है, ये दो सवाल आपसे पूछूंगा। अब समस्या यहाँ पे ये है कि जो टीक और साल है ये बहुत ही इकोनॉमिकली काफ़ी कमाई होती है यहाँ पे स्मगलर्स की। तो बहुत सारे स्मगलर्स इस जंगल के आसपास पाए जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे CRPF को तैनात किया गया था, और बहुत सालों से वहाँ पे CRPF है। उसके बाद स्मगलिंग वहाँ पे काफ़ी कम हो गया, और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी उड़ीसा की सरकार ने कहा है कि देखिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अभी CRPF की रिक्वायरमेंट वहाँ पे है नहीं। जो वहाँ पे जिसे टिम्बर माफिया कहते हैं वो काफ़ी कम हो गया है। तो अभी वहाँ से CRPF को हटा के वहाँ पे टूरिज़्म आपको बेसिकली प्रमोट किया जाएगा। ये छोटी सी न्यूज़ थी, बस आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कौन से स्टेट में पड़ता है। टीक और साल के बारे में जो MCQs पूछे हैं वो बस, और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं। और देखिए ये एडिटोरियल है आज का, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, शशि थरूर ने लिखा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो पॉलिटिकल ही होने वाली हैं। आपका मन कर रहा है तो आप इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। हल्का हल्का ऊपर से देख लेना, क्योंकि लैंग्वेज को लेके जो है वो काफ़ी हंगामा हुआ है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने ये बयान दिया था कि कनेक्टिंग लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। उसको लेके कुछ बातें हुई थी, और इसी के रिगार्डिंग जो है आज 2 MCQs भी यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर किसी का मूड है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन पढ़ो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, और कल मैं अनाउंस करूंगा कि जिस भी स्टूडेंट के सबसे बढ़िया आंसर होंगे वो हम लोग कल क्लास में अनाउंस करेंगे। तो लैंग्वेज को लेके ही बेसिकली है। तो पहला तो क्वेश्चन आप देख ही सकते हो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मे टेक वन ऑफ द मोर लैंग्वेज स्टेट हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेज डाउन द इंग्लिश शुड बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो 1, 2, 3, 4 जो भी है आप इसको बताइए। दूसरा क्वेश्चन भी जो है लैंग्वेज को लेके ही है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 UPSC का ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है ये। आजकल तो इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन 2012-11 से पहले आया करते थे। सुप्रीम कोर्ट हियर्स ओनली दोज पिटीशन और अपील इन द इंग्लिश, नॉट इन द हिंदी। द पार्लियामेंट हैज़ नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ हिंदी इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये 1, 2, 3, 4 दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, जो भी रहेगा आप इसे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, और स्टूडेंट का नाम जो है मैं कल अनाउंस करने वाला हूँ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो पहला आर्टिकल है जो हम यहाँ से करने वाले हैं वो ये है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ अ गुड IAS इंटरव्यू। देखिए आलोक रंजन जी हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इनकी एक बुक है, एक्चुअली बुक का नाम है मेकिंग अ डिफरेंस द IAS एज अ करियर। 70-80 के दशक में ये IAS ऑफिसर बने थे, अभी रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो उस समय पैटर्न कुछ और हुआ करता था, डिमांड कुछ और हुआ करती थी। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में तो 1979 के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हुआ, उससे पहले तो सिर्फ इंग्लिश में ही होता था। तो एकदम एक्सट्रीम इलीट जो स्टूडेंट होते थे, एस्पिरेंट होते थे, वही सर्विस में जा सकते थे। आजकल कोई दिक्कत नहीं है, आजकल आपके पास मीडियम की भी पूरी आज़ादी है। इवन अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, अगर आप हिंदी नहीं बोल पाते हो तो आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न चेंज हो गया है, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो इनकी ये जो बुक है इसमें से ही कुछ पॉइंट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं। उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताए हैं कि इंटरव्यू इनका कैसा हुआ था, क्या क्या सवाल इनसे पूछे गए थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। कोई ऐसा कुछ नया इन्होंने दिया नहीं, बस इन्होंने ये बताया है कि इनके ज़माने में ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ पे उस समय था ही नहीं। लगभग कुछ प्राइवेट कंपनियाँ थी, लेकिन ज़्यादातर जो
कंट्रोल था वो सरकार का ही था। सारी नौकरियां जो सरकारी हुआ करती थी। आजकल बच्चों के पास मल्टीपल करियर चॉइस हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, दुनिया भर का प्राइवेट सेक्टर है, आप विदेशों में जा सकते हो। आजकल करियर ऑप्शन बहुत है। तो जो पहले आईएएस का चार्म हुआ करता था 70, 80, 90 के दशक में, अभी वो इतना नहीं है। खासकर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस एरिया के जो बच्चे हैं वो, उनका तो सिर्फ एक ही ड्रीम हुआ करता था, भाई आईएएस बनना है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन था नहीं। आज वो थोड़ा सा जो चार्म है वो हल्का सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही एक ज़्यादा एलीट सर्विस है। इंटेंस और मैसिव प्रिपरेशन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। कई घंटों तक आपको लगातार बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई नई चीज़ें नहीं है, पहले इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। और इंटरव्यू के बारे में मैंने 2-4 चीज़ें कही कि आपका पर्सनैलिटी इंटरव्यू होता है, कोई नॉलेज इंटरव्यू नहीं होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब बुक अगर किसी को पढ़नी है तो वो आपकी मर्जी है, आप अमेज़ोन से ऑर्डर करके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अभी आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। इस तरह की बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टॉपर्स, आपके टीचर्स आपको गाइडेंस देते ही रहते हैं, कुछ नया यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। मैंने बुक डाउनलोड कर लिया है, मैं इसमें से कुछ खास पॉइंट मिलेंगे तो आपको फ्यूचर में आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ तो थोड़ा सा समय बचाइए और अपनी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कीजिए। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, नीति पुट्स आउट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट। देखिए क्या है, नीति आयोग ने क्या किया कि जो देश में जितने स्टेट्स हैं कि उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक इंडेक्स निकालना शुरू किया। और इस इंडेक्स में हम लोग क्या मेजर करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसिकली मेजर करते हैं, जिसमें से अभी जो लिस्ट सामने आई है उसमें से एनर्जी और क्लाइमेट रही है। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे हेल्थ वाले सेक्टर में, एजुकेशन वाले सेक्टर में, सोशल सेक्टर वाले वहाँ पे भी लिस्ट निकालता है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट लिस्ट निकाली है वो एनर्जी और क्लाइमेट को लेके है। इस लिस्ट में क्या क्या पूरी बातें कही गई है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से लिस्ट दिया गया है। ऐसा नहीं होता कि आप गोवा को और उत्तर प्रदेश को कंपैरिजन नहीं कर सकते भैया। तो जो बड़े स्टेट हैं उनको अलग से कंपेयर किया जाता है, छोटे स्टेट्स को अलग से किया जाता है, यूनियन टेरिटरीज को अलग से किया जाता है, राइट। तो जो बड़े स्टेट की हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी और क्लाइमेट लिस्ट में गुजरात जो है उसने टॉप किया है, उसके बाद केरला और पंजाब ने टॉप किया है। ये अलग अलग कैटेगरीज में बेसिकली यहाँ पे टॉप किया है। तो 6 पैरामीटर है यहाँ पे जिसमें मेजर किया जाता है, जैसे परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनीज, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और न्यू इनिशिएटिव। ये 6 कैटेगरी है जिसमें मेजर किया जाता है। गुजरात ने टॉप किया है, केरला और पंजाब उसके बाद हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जो है वो बॉटम 3 सबसे पुअर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। पंजाब को जो है डिस्कॉम परफॉर्मेंस में सबसे बढ़िया पैरामीटर में दिया गया है। डिस्कॉम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती हैं, खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में होती हैं। केरला ने टॉप किया है एक्सेस में, अफोर्डेबिलिटी में और रिलायबिलिटी में। हरियाणा ने भी यहाँ पे टॉप किया है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के अंदर। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब छोटे स्टेट की बात करते हैं तो गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर ये टॉप परफॉर्मेंस स्टेट रहे हैं। अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करो तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन दीव, नागरा हवेली उन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। और ये किया क्यों है, ताकि स्टेट के बीच में आपस में कंपटीशन हो और वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करें, इसीलिए इस आर्टिकल को बस दिया गया था। नीति आयोग के बारे में आपको 2-4 पॉइंट पता होने चाहिए, वो आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा प्रीलिम्स में आई डोंट थिंक सो कि पूछेगा वो इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन यू नेवर नो, हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, राइट। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर ही लिया है। ईडी अटैचेस एसेट्स इन द हेरोइन आर्म्स सीजर केस। तो ये पर्टिकुलर केस क्या है, इसका हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर 3 में इंडिया की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो हमें पता होनी चाहिए, है ना। 10-12 एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडीआई, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो उसमें से ईडी के बारे में एक स्लाइड मैंने ऐड किया है। पहले हम लोगों ने कोई एनालिसिस किया हुआ था, वो सेम स्लाइड मैंने वहाँ से डाली है। तो जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनके लिए ये काम करेगा। पुराने वाले स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट होने ही वाला है। डॉक्यूमेंट आप नीचे जाओगे जब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। तो ईडी के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 2 कानून होते हैं जिसके तहत ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर वो काम करता है। पहला होता है पीएमएलए, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और एक होता है फेमा, ठीक है। इन 2 के अंदर हम लोग बेसिकली काम करते हैं, ईडी बेसिकली काम करता है। और ईडी का जो बेसिकली अगर पूछेंगे इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं, है ना, उनको ये देखता है बेसिकली। और
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर जो है ये पहले इसका नाम जो है एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था। बाद में हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके एनफोर्समेंट डायरेक्टर इसका नाम कर दिया गया 1957 में। अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में काम करता है, पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में काम करता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है, कौन कौन से कानून जो है जिसके तहत ये कार्रवाई करता है। ये चीज़ें प्रीलिम्स में डेफिनेटली आपसे पूछी जाती हैं, तो थोड़ी बहुत फैक्चुअल टाइप की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आगे कहता है अमेंडिंग द वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन एक्ट। अभी पार्लियामेंट के अंदर इस एक्ट को पास किया गया है। इससे पहले भी एक एक्ट हमारे पास हुआ करता था जो कि हम लोगों ने 2005 में पास किया था, उसको अभी हम लोगों ने रिप्लेस किया है नए कानून के साथ। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, देखिए आपको पता होगा जब अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो उनका बेसिक रीजनिंग क्या था अटैक करने का। उन्होंने कहा था कि जो सद्दाम हुसैन है उसने अपनी कंट्री के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए हुए हैं, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं क्योंकि सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो उस समय से हम लोग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये होता क्या है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये ऐसे वेपन होते हैं जो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को मार सकते हैं, और ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं तो वो भी एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स होते हैं वो भी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन ही होते हैं। उन सब जैसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, इन सब को बोला जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल अग्रीमेंट कई ऐसे हैं जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को टैकल करते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन ट्रीटी है, और केमिकल वेपन कन्वेंशन ट्रीटी है। इसमें से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में यूपीएससी में ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है और काफ़ी हंगामा हुआ इसको लेके। पाकिस्तान भी इसका पार्ट नहीं है ऑफ कोर्स। इसमें यह कहा गया कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी, 5 कंट्रीज को छोड़ के जिनके पास वेपन है। इंडिया ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा, हमारे ऊपर पाबंदी क्यों लगा रहे हो, हम भी तो न्यूक्लियर स्टेट है, और अभी तो इंडिया एक रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर स्टेट है, तो आप हमारे ऊपर नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करेंगे। और क्योंकि इंडिया ने सिग्नेचर नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों के मेंबर हम डेफिनेटली हैं। तो पूरा मामला ये बनता है कि इससे पहले जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 1540 2004 के अंदर, जिसमें दुनिया भर में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रेगुलेट और उसको बैन करने की बात कही गई थी। और उसके अगले ही साल 2005 में इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर भी कानून पास कर दिया गया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला, जिसको अभी 2022 में हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है। ठीक है, 2005 वाले को यह आपको पता होना चाहिए। तो इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल नहीं बेसिकली अब तो एक्ट हो गया क्योंकि पास हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में जितनी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उसको हम लोगों ने बंद करना है। उसके अलावा सेंटर मतलब गवर्नमेंट जो है वो फ्रीज कर सकती है, सीज कर सकती है, अटैच कर सकती है किसी भी आदमी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे फंड को जो सरकार को लगता है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को फंडिंग करता है, उसको रोक सकती है। ठीक है, तो उस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि भैया पुराना 2005 में और 2022 में तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ़र्क है ना। तो जब टेक्नोलॉजी अपडेट होगा तो कानून भी अपडेट होगा, क्योंकि अब नए नए तरीके आ गए हैं फंडिंग करने के। अब बिटकॉइन आ गया है, दुनिया भर की डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, 2005 में उतनी नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए समय के हिसाब से हमें उसको करने की ज़रूरत थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इस चीज़ को बार बार बोला गया है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो कि इसका पार्ट है वो अपने अपने कानून को अपडेट करें। तो उसके लिए हम लोगों ने किया है। नए नए थ्रेट सामने आ रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यूक्रेन रशिया वाला थ्रेट, वो सारी चीज़ें। रशिया ने धमकी दिया था कि मैं न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सकता हूँ। तो टेररिस्ट एक्टिविटी भी उन्होंने अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं बेसिकली। और कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं सीरिया वगैरह के अंदर, जो वहाँ पे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने केमिकल वेपन्स वगैरह का यूज़ किया है, क्योंकि उनके पास लेबोरेटरी की एक्सेस है। तो समय बदल गया है, डिमांड बदल गई है, तो वो सारी सारी चीज़ें हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस लेजिस्लेशन का और इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है। तो इंडिया जब अपने आप को एक दुनिया की मेजर पावर शो करता है, और हम लोग हैं भी, और फ्यूचर में हमारे एम्बिशंस बहुत हाई हैं, तो इंडिया को एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट हम लोगों को डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे इंडिया को तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन हमारे जो आसपास के दूसरे छोटे स्टेट्स हैं वो भी एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ जो जहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए भी कानून नहीं है तो वो कानून बना सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग वगैरह डेफिनेटली वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की बातें हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की जो दावेदारी है वो भी यहाँ पे मजबूत होती है इसकी वजह से, राइट। और इस वेपन्स वगैरह के डिफेंस को लेके ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो दो सवाल हैं,
2016 में एक सवाल पूछा गया था और 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। स्क्रीन को आप पॉज करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। कल मैं अनाउंस करूंगा उन स्टूडेंट्स के नाम जिन्होंने सबसे बढ़िया आंसर वहां पे दिया होगा। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन, OPCW जिसको बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Recently, USA decided to support India's membership multilateral export control regime, Australia group and the Wassenaar arrangement. What are the difference between them? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये, क्योंकि 2010 के अंदर अमेरिका लगातार इंडिया के फेवर में लॉबी कर रहा था, क्योंकि ये जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ से न्यूक्लियर का जो मटेरियल वगैरह है, यूरेनियम वगैरह, उसको बेसिकली ये रेगुलेट करते हैं। तो उसके लिए था ये। तो ये बस आपको थोड़ा सा बताना है दोनों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन पेंडेमिक शॉक क्रिटिकल लेसन्स फॉर द MSMEs, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उसको लेके पूरा मामला है। और ये बेसिकली पूरे एडिटोरियल का जो फोकस है वो पेंडेमिक के बारे में ही किया गया है। जनरल जो चैलेंज है MSMEs के बारे में वो उसमें बात नहीं कही गई है। कौन कौन से सरकार ने स्टेप उठाए हैं वो भी इस आर्टिकल के अंदर बात नहीं कही गई है। सिर्फ और सिर्फ फोकस है पेंडेमिक के ऊपर। लेकिन क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड सा कंटेंट दिया हुआ था, मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रखी हैं। लेकिन इस पूरे आर्टिकल से हम लोग कुछ एक आंसर लिख सकते हैं। इन द बैकड्रॉप ऑफ द पेंडेमिक एंड अदर फैक्टर्स, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया, सजेस्ट सम सॉल्यूशंस एज वेल। ये पूरे का पूरा कंटेंट इसका आपको अभी स्लाइड में मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, स्लाइड को अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार उसको पढ़ना है, दिमाग में सारा कंटेंट लेके आना है, उसके बाद बैठ के आराम से एक बढ़िया सा आंसर आपने लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या बात है। तो जब हम लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होती क्या है। ये वो एंटिटीज होती हैं, वो छोटी छोटी कंपनी होती हैं जो कि प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोसेसिंग वगैरह में काम आती हैं। ठीक है, जो इसका जो सबसे पहला इंडिया में जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था वो 2006 में यूज़ किया गया था, क्योंकि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किया था, माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ओके, एग्रीकल्चर के बाद ये इंडिया का सेकंड ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उसके अलावा इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है, हमारी कंट्री का 40 से 45% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्टर से आता है। तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो फॉरेन करेंसी को अर्निंग करने की बात हो, ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन चाइना की इकोनॉमी में तो 60% के लगभग ये स्मॉल और माइक्रो जो है एंटरप्राइजेस काम करते हैं। इंडिया में भी बहुत सेक्टर ये काम करता है। लेकिन किसको हम लोग कहेंगे भैया, कौन सी माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है? तो 2020 में नई गाइडलाइंस इशू की गई थी, उसके तहत ये कैटेगराइजेशन हमें दिया गया है जो आपके सामने है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जिसका साल भर का टर्नओवर अगर 5 करोड़ होता है और वहाँ पे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है, उससे कम की गई है, तो उसे माइक्रो बोलते हैं। जहाँ का टर्नओवर 50 करोड़ होता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में होती है, उसे स्मॉल बोलते हैं। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और 20 करोड़ के बीच में होती है और साल भर का टर्नओवर 100 करोड़ होता है, तो उसे मीडियम एंटरप्राइजेज बोलते हैं। ये कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट कैटेगरी आपको बताई गई है, समय समय पे इसको अपडेट भी किया जाता है। पहली बात तो ये। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए चैलेंज कौन कौन से हैं हमारी कंट्री में। ये जो चैलेंजेस आपके स्लाइड में दिए गए हैं, ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल के बेसिस पे दिए हुए हैं। जो जनरल हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं तो उसके लिए अलग से हम लोगों ने एक लिस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे फंडिंग की आती है। SMEs के पास जो है फंड नहीं है, राइट, क्योंकि छोटी कंपनी होती हैं ये, और बैंक वगैरह से क्रेडिट लेने जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। वो सबसे बड़ी बात है। पेंडेमिक के बारे में अगर बात करो तो डिमांड और सप्लाई बहुत बुरी तरह से हिट हो गई थी। जब भैया डिमांड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो वो थी। 90% से ज़्यादा स्मॉल जो फर्म थी उनका 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर कम हुआ है। लेकिन 10% कंपनी ऐसी भी थी जिनका टर्नओवर एक्चुअली में इंक्रीज हुआ है। तो 90% की हालत ख़राब है, 10% अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये 10% वो फर्म है जो कि पेंडेमिक के दौरान में या तो वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में थी, या फिर वो फूड डिलीवरी वाले सेक्टर में थी, या फिर हो सकता है वो अपैरल जैसे कपड़े वगैरह की टेक्सटाइल में थी, या फिर हो सकता है वो थोड़ा बहुत मेडिसिन और केमिकल और वो सारी चीज़ों में। ये सेक्टर वाली SMEs अभी भी ग्रो कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी की सारी कि उनकी जो है हालत ख़राब है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है जो टर्नओवर फॉल हुआ है?
बहुत सारे रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे डिमांड का कम होना, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होना, ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, मार्केट बहुत धीरे धीरे रिकवर कर रही है, ये भी यहाँ पे बड़ी समस्या है, पेमेंट डिले हो रहे हैं, लेबर की शॉर्टेज है क्योंकि माइग्रेंट्स जो है वो अपने अपने सिटीज़ में चले गए थे तो पीछे काम करने के लिए कोई है नहीं, और ये जो छोटी इंडस्ट्री होती है ये हाई लेवल में मशीनरी का यूज़ नहीं करती हैं, ज़्यादातर ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, तो लेबर ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा है उसके मार्केट में डिमांड नहीं है। तो ये सारी की सारी समस्याएं थी। लेकिन चलिए टर्नओवर कम हो गया, लेकिन रिवाइवल क्यों नहीं हो रहा है? अब तो इकोनॉमी ओपन हो गई है ना, अब तो चीज़ें सारी सरकार ने बोल दिया कि अच्छा काम करिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से रिवाइवल भी नहीं हो रहा है, उसके में भी समस्याएं हैं। क्या समस्या है? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन हो गई है। पहले 2-4 जगह से माल आता था, फिर एक जगह पे जाके उसको हम लोग प्रोसेस करते थे, तो वो सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई है, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिक भी, और कॉस्ट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, टैक्सेस वगैरह इंक्रीज हो गए, वो सारी सारी चीज़ें, और लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेस अनसर्टेनिटीज़। अभी भरोसा ही नहीं है भैया कितने दिन तक के लिए मार्केट खुला रहेगा, पता लगे 2 महीने के लिए खुला, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, फिर 2 महीने के लिए फिर से लॉकडाउन हो गया, तो ये सारी समस्याएं भी है जिसकी वजह से रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है उसमें इस इंडस्ट्री के बारे में कोई खास फोकस नहीं किया गया, तो वो भी एक यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएं हैं। तो अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती हैं, वॉर्स वगैरह हो गए, अभी यूक्रेन वाला आप देख ही रहे हो, नेचुरल कैटास्ट्रोफी हो गई, साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, ड्रॉट्स आ जाते हैं, तो ये सारी की सारी समस्याओं की वजह से जो SMEs हैं, पहली बात उनका टर्नओवर कम हुआ, और उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से रिवाइव भी नहीं कर पाई। वे फॉरवर्ड क्या है वो आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये पहला पेंडेमिक नहीं है, इससे पहले भी पेंडेमिक आते रहे हैं और फ्यूचर में और भी पेंडेमिक आएंगे, इसलिए SMEs को अपने आप को रिजिलियंट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर आप ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी तो हम लोग कैसे उससे डील करेंगे। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है इमरजेंसी फंडिंग की, है ना, कि आप डेली काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई आपके बुरे दिन आए उसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। ठीक है, और ये इमरजेंसी फंड को लेके ही पूरा वे फॉरवर्ड है। इनका कहना है कि सरकार इसमें क्या कर सकती है, सरकार एक अनसर्टेनिटी कॉर्पस फंड और स्मॉल बिजनेस के लिए बना सकती है। सरकार जैसे हम लोगों ने माइग्रेंट्स के लिए बनाया, ऐसे ही हम लोग इनके लिए भी बना सकते हैं। अगर फ्यूचर में कभी इस तरह की समस्याएं आती हैं तो सरकार उनको थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पे दे सकती है। जैसे हमारे पास प्रोविडेंट फंड होता है ना, उसी तरह का एक सरकार और फंड बना सकती है, स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम वगैरह चला सकती है। थोड़ा बहुत पैसा वो डालेंगे उसमें इंश्योरेंस में, थोड़ा बहुत सरकार डालेगी, और 10 साल के बाद 5 साल के बाद मैच्योरिटी जो पीरियड होगा तो उनको पैसा दिया जा सकता है, या फिर इमरजेंसी के दौरान उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में जब भी पैंडेमिक आएंगे तो ये SMEs जो हैं उस पेंडेमिक को टैकल करने के लिए एक बेटर पोजीशन में होनी चाहिए। ये पूरा जो है फॉरवर्ड यहाँ पे बताया गया है। लेकिन हम लोग अगर चैलेंजेस की बात करें, जनरल चैलेंजेस की बात करें अपार्ट फ्रॉम द पेंडेमिक, तो आपके सामने कुछ लिस्ट दिया हुआ है जो कि आप क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे बड़ा आजकल जो दिक्कत है SMEs की वो ये है, MNC से बहुत बड़ी कंपटीशन है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लेके आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही हैं, तो उससे हमारा कंपटीशन है जिसकी वजह से ये लोग बहुत सारे सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा लो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, वो थोड़ी समस्या यहाँ पे है, क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, जो ट्रेडिशनल मशीनरी हैं उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, ब्यूरोक्रेटिक डिले तो हमारे यहाँ पे हमेशा से रहता ही है, और पुअर लिटिगेशन सिस्टम इन द कंट्री। अगर किसी के साथ कोई समस्या हो जाती है और अगर वो कोर्ट वगैरह में जाते हैं केस वगैरह लड़ने के लिए, तो सालों सालों तक भैया केस ही लटकता रहता है ना, वो भी समस्याएं हैं। सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई हुई हैं इस सेक्टर के लिए, ये आपके एडिटोरियल का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल अलग से कंटेंट यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, उद्यमी मित्र पोर्टल डाला है, SMEs जो है संबंध एक स्कीम चलाई है सरकार ने, SMEs जो है समाधान चला रखा है, डिजिटल SMEs स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रिवैम्प्ड स्कीम फॉर द फंड ऑफ द रीजनरेशन, जिसे जो है स्फ्रूति बोला जाता है, मोदी जी कई बार इसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा जो है CLCSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम वगैरह, कोशिश तो कर रही है सरकार कुछ ना कुछ, लेकिन ग्राउंड पे वो कितना इंप्लीमेंट होता है, कितना पॉजिटिव उसका आउटकम आता है, ये एक अलग चीज़ है। राइट, तो ये था आज के इस पूरे एडिटोरियल के बारे में। अच्छा एडिटोरियल लगा मुझे, एक एग्जाम के लिए यहाँ से डेफिनेटली पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा अब ये माइक्रो प्लास्टिक आ रही है कावेरी रिवर के अंदर, तो उसके में जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि माइक्रो प्लास्टिक की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, माइक्रो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती हैं जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो इतनी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होती हैं
कि उनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पे फ़िश वगैरह उसको कंज्यूम कर रही हैं, जिसकी वजह से फ़िश की जो हेल्थ ख़राब हो रही है, उनका इवन फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। तो कई सारे माइक्रोब्स भी यहाँ पे पाए गए, जैसे साइक्लोप्स, डेफिनिया, स्प्रिजोनिया, है ना, ई कोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ई कोली। जहाँ पे ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं मतलब वहाँ पे वाटर कंटेमिनेट हो गया है। ये थोड़ा सा आपको चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि ये माइक्रोब्स वगैरह के जो वाटर कंटेमिनेट होता है, यहाँ पे हम लोग किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन इफेक्ट आपको पता होगा, है ना। रमन स्पेक्ट, जब भी लाइट किसी दूसरे मीडियम से पास होती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह चेंज हो जाती है, तो वो रमन इफेक्ट के बारे में बात करता है। तो इसको यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और तो कुछ खास यहाँ पे मुझे लगा नहीं, बस छोटी सी चीज़ यही थी कि कावेरी के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, फिजिकल डिफॉर्मिटी आ गई है फिशेज़ वगैरह के अंदर। बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। ये जो आर्टिकल है लैंग्वेज वाला, आपको पढ़ना था, पढ़ सकते हो। देखिए, स्टेट ऑफ द एडोलेसेंट लर्निंग, ये हम लोगों ने कल भी किया था। एसर हाइलाइट्स के बारे में आपको बताया था। मतलब पूरा आर्टिकल क्या कहता है कि एजुकेशन, खासकर जो प्राइमरी एजुकेशन है, पेंडेमिक का उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, तो उसके बारे में हम लोग मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में हम लोग इस आर्टिकल को कम से कम 4-5 बार कर चुके हैं, है ना। इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन वीमेन, इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन ओल्ड पीपल, इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन स्मॉल स्केल सेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन दिव्यांग। ये कई बार हम लोग कर चुके हैं और एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको अलग से करने हैं। एक और एडिटोरियल है, इंडिया एंड द यूके क्राफ्टिंग अ न्यू लेगेसी। तो इंडिया में वो अभी मतलब इंडिया यूक्रेन के यूके के रिलेशन के बारे में बेसिकली पूरा आर्टिकल है। आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। कौन कौन से एरिया है जहाँ पे हम लोग कोऑपरेट करते हैं, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे हम लोग कोऑपरेट और फ्यूचर में कर सकते हैं, ठीक है, नया नया कोऑपरेशन कर सकते हैं। और यूनिक मोमेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बातें बोली गई हैं, उसका पढ़ सकते हो। तो यही था आज का एडिटोरियल में, आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इसमें कुछ और खास कुछ बचा नहीं, ये सब हम लोगों ने कर लिया है मेरे ख्याल से यहाँ से। हाँ जी, जो भी MCQs आपको दिए हैं डेफिनेटली वो आपको करने हैं, और कल हम लोग अनाउंस करेंगे उन स्टूडेंट्स के नाम जो सबसे बढ़िया आंसर यहाँ पे देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।